हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सी योर लव के एपिसोड 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। यांग शाओ को साइन लैंग्वेज में बताता है कि डॉक्टर ने बोला है तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी। शाओ अब भी अपनी मॉम के लिए परेशान था, इसलिए वो वहां से उठकर जाने लगता है। यांग शाओ से बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। शाओ यांग से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यांग को याद आता है जब उसने शाओ से अपना लव कन्फेस किया था तब भी शाओ ने उसे ऐसे ही साइड कर दिया था। उसे शाओ की मॉम की कही बात भी याद आने लगती है जहाँ शाओ की मॉम ने यांग से कहा था कि शाओ हमेशा स्माइल करता रहता है लेकिन अपनी रियल फीलिंग्स को कभी भी एक्सप्रेस और शो नहीं करता। इस बात को याद करके यांग शाओ से बोलता है तुम सुन और बोल नहीं सकते हो। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो तुम एम्बुलेंस को कॉल करके अपनी मॉम को हॉस्पिटल नहीं ला पाते। मुझे तो लगा था कि तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम डेफ हो, लेकिन एंड में तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। तुम दिखावा करते हो कि तुम सुन सकते हो और तुम्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। वो जोर से शाओ पर चिल्लाकर कहता है तुम सुन नहीं सकते हो और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम नहीं कर सकते हो। इस बात को सुनकर शाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जोर से यांग के फेस पर पंच मारता है। उसके बाद वो साइन लैंग्वेज में कहता है तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मेरे जैसे डेफ पर्सन की मदद करने के लिए थैंक्स बोलूं? किस तरह से मैं तुम्हें थैंक्स बोलूं? तुम्हें बो करूं या फिर तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं या फिर तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? यांग उससे बोलता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शाओ लगातार बोलते ही जा रहा था। तुम क्या चाहते हो कि मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मुझे लोगों पर डिपेंड होने की जरूरत है और मैं एक ऐसा डेफ पर्सन हूँ जिस पर सबको दया आनी चाहिए? अब वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम क्या सोचते हो मैं डेफ बनना चाहता था? अगर मैं बीमार ना पड़ा होता और मैंने फीवर का इंजेक्शन ना लिया होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल पर्सन होता और एक अच्छी जॉब ढूंढ पाता। अगर मेरी मॉम बेहोश होती तो मुझे पता चल जाता। वो पूरी तरह से टूटकर वहीं पर बैठकर रोने लगता है। वो आगे कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं दोबारा से सुन पाऊं? यांग उसे हक करके कंसोल करता है। शाओ तो बस कॉन्टिन्यूअसली रोए ही जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि यांग अब भी उसके पास है। रात को हॉस्पिटल में शाओ अपनी मॉम को ब्लैंकेट देकर बेड पर आता है तो यांग भी वहीं पर था। वो शाओ से फोन की मदद से बोलता है मैंने जो अभी बोला मैं उसके लिए तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। सच बोलूं तो मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है। जब मुझे तुम्हारे इनसिक्योरिटीज के बारे में पता चला तब मुझे तुम एक परफेक्ट पर्सन नहीं लगे और इस बात को जानकर मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। शाओ ये रीड करके स्माइल करता है। अब हमें शाओ और यांग को आमने सामने दिखाया जाता है। असल में उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ बैक करी हुई थी। यांग आगे कहता है शाओ मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ। मेरी एक ही स्ट्रेंथ है कि मैं सब कुछ टॉलरेट कर लेता हूँ क्योंकि तुमने देखा ही होगा कि मैं अपनी फैमिली को कितना टॉलरेट कर रहा हूँ। एक डेफ पर्सन कुछ भी कर सकता है सिवाय सुनने के। तुम ये सब कुछ अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। तुमने टफ दिखने के लिए अपना बेस्ट किया, लेकिन टफ दिखने का मतलब ये नहीं कि तुम वीक नहीं हो सकते हो और दूसरों पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। शाओ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। यांग कहता है तुम सबके सामने टफ बनने का एक्ट कर सकते हो लेकिन मेरे सामने तुम वीक बन सकते हो। मैं तुम पर नहीं हंसूंगा क्योंकि मैं खुद एक कमजोर पर्सन हूँ। मैं घर का काम उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता हूँ जितना तुम कर सकते हो और मैं जॉनथन की तरह कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम वीक हो तब एक बार मेरे बारे में सोच लेना। अब यांग शाओ की आंखों के आंसू को पोंछता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे कंफर्ट देते हुए स्माइल करता है। शाओ की मॉम ने भी ये सब सुन लिया था। उनकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। इधर जैसिका घर वापस आकर जॉनथन से पूछती है यांग कहाँ है? जॉनथन बोलता है पता नहीं। जेसिका कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे क्योंकि मुझे यांग के डैड ने यहाँ भेजा है। वो यांग को कॉल लगाने के लिए अपना फोन निकालती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक ही बेड पर यांग भी शाओ के बगल में सोने आ गया था। वो बहुत प्यार से शाओ के चीक को टच करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाओ अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है और उसके बाद उसकी तरफ अपनी बैक करके सो जाता है। लेकिन यांग भी कम रोमांटिक नहीं है। वो शाओ को पीछे से हक कर लेता है। शाओ को ये बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि यांग को जेसिका की कॉल आ रही है लेकिन यांग का फोन साइलेंट पर था इसलिए वो जेसिका की कॉल नहीं सुन पाता। सुबह शाओ की नींद पहले खुल जाती है। वो देखता है वो यांग को हक करके सो रहा है।
यांग भी पहली बार कबर्ड की जगह बेड पर मजे से बच्चों की तरह सो रहा था। शाओ भी स्माइल करते हुए यांग को हक करके सो जाता है। उसी टाइम पर शाओ के डैड अपनी वाइफ के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शाओ की मॉम बोलती है मेरी ब्रेन सर्जरी नहीं हुई है और थोड़ा धीरे बोलो। शाओ के फादर उसकी मॉम से पूछते हैं शाओ कहाँ है। तभी बगल में से यांग की आवाज आने लगती है कि इतना शोर कौन मचा रहा है। यांग को ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर पर है, लेकिन जब शाओ के फादर उसकी तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ देखकर यांग को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। शाओ के फादर यांग को ग्रीट करते हैं। शाओ की मॉम को तो ये सब देखकर हंसी आ रही थी। अगले सीन में शाओ और यांग रूम के बाहर बैठे थे। शाओ के फादर यांग को उनकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। वो शाओ से ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं कि तुम अपने बॉस की टेक केयर करो, मैं तुम्हारी मॉम को कंपनी देने जा रहा हूँ। और यांग से बोलते हैं कि तुम दोबारा से हमें विजिट करने आना, मैं तुम्हें इस मदद के लिए रीपे करूंगा। थोड़ी देर बाद शाओ भी रूम में आ जाता है, जहाँ शाओ की मॉम उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है और मुझे हमेशा ही तुम्हारी चिंता होती है। जब तक मैंने कल रात यांग की कही बात नहीं सुनी थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। शाओ अपनी मॉम से साइन लैंग्वेज में कहता है कि क्या आपने सब कुछ सुन लिया। उसकी मॉम बोलती है हाँ। उसके डैड कहते हैं कल रात ऐसा क्या हुआ, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। तो शाओ की मॉम अपने हस्बैंड से बोलती है हम दोनों गलत थे। जब शाओ ने अपनी सुनने की सेंस को खो दिया था, तब हम दोनों ने उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो ये सोचकर कभी भी ठीक से बैठकर उससे कोई बात नहीं करी। और एंड में हमारे बेटे को बाहर बुली किया गया, लेकिन उसने हमें ये बात नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम उसके लिए वरीड हों। और तुमने बात करना भी कम कर दिया था। जब भी मैं कॉस्प्ले करती थी तुम मेरी मदद करते थे। शाओ के डैड बोलते हैं लेकिन मैं तो कभी ज्यादा बोलता ही नहीं हूँ। शाओ अपनी मॉम से बोलता है कि आप ज्यादा मत सोचो। उसकी मॉम इमोशनल होकर रोते हुए शाओ से बोलती है कि सॉरी बेटा, तुम मेरी वजह से डेफ हो गए। जब तुम छोटे थे तब मैंने हमेशा तुम्हें साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग लर्न करने के लिए पुश किया, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अब्रॉड भी भेज रही थी ताकि तुम बोलना सीख जाओ। मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया कि मैं ये सब तुम्हारे साथ क्यों कर रही हूँ। मैंने ये सब तुम्हें करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत इजी हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही थी ये प्रिटेंड करने के लिए कि तुम सुन सकते हो। शाओ बोलता है मैंने सोचा आप दोनों ये सोचो कि मैं नॉर्मल हूँ। शाओ के डैड उससे कहते हैं कि कौन कहता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो। शाओ की मॉम बोलती है नॉर्मल होना क्या होता है, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो और स्ट्रांग बनो। मैं तुम्हें टफ एक्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम थक गए हो, सैड हो तो तुम हमें बताओ। तुम्हें थकने का, गुस्सा होने का पूरा हक है। तुम अपने डैड पर डिपेंड हो सकते हो, हम दोनों पर गुस्सा हो सकते हो, हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। शाओ अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलता है तो उसके डैड कहते हैं कि हम एक फैमिली हैं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और फिर वो शाओ की मॉम से बोलते हैं कि वैसे जब तुम भूत का कॉस्प्ले करती हो तो मुझे तो काफी मजा आता है। शाओ की मॉम अपने हस्बैंड से बोलती है सच में इस टाइम पर भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। शाओ के मॉम डैड उसे हक करते हैं। दूसरी तरफ यांग अपने घर पर फूड खाते हुए जेसिका से बोलता है कि खाना तो बहुत मस्त है। जेसिका कहती है मैं तो अपने फियांसे के साथ सपर खाना चाहती थी, लेकिन वो पूरी रात घर नहीं आया। तुम जानते हो कि तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी तुम तितलियों की तरह बाहर क्यों मंडरा रहे हो? क्या तुम्हें मरने का इतना शौक है? यांग कहता है लेकिन मैं तो ठीक हूँ। जेसिका कहती है अगर मैं तुम्हें पिक करने के लिए जोनाथन को नहीं भेजती तो आज तुम जिंदा घर नहीं आते। ये सुनकर यांग अपने मन में कहता है क्या जेसिका जानती थी कि मैं कहाँ था? वो सीधे जेसिका से पूछता है क्या तुम शाओ से मिलने गई थी? जेसिका जोनाथन की तरफ इशारा करती है तो वो जोनाथन की तरफ देखता है। इसके बाद वो जेसिका से बोलता है ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, इसलिए शाओ को डिस्टर्ब मत करो। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। रात को अपने रूम में काम करते हुए यांग शाओ के पेन को पकड़कर उसे याद करके स्माइल करने लगता है। अगली सुबह सॉन्ग शाओ के घर पर आती है, जहां वो शाओ से बोलती है कि मैंने तुम्हारी मॉम के कपड़े पैक कर दिए हैं, जो तुम्हारी मॉम ने मांगा था वो कहाँ है? शाओ सॉन्ग को वही सामान दिखाता है। सॉन्ग कहती है कि चलो हॉस्पिटल वापस चलते हैं, लेकिन वो वहाँ पर यांग की जैकेट को देखकर शाओ से पूछती है ये जैकेट किसकी है? मैंने पहले ये कहीं देखी है। शाओ से बताता है कि उस दिन यांग हॉस्पिटल में ही रुक गया था और ये उसकी जैकेट है। सॉन्ग शाओ से बोलती है आज मैं यांग से मिलूंगी, मैं उसे ये जैकेट वापस कर दूंगी। लेकिन शाओ से कहता है नहीं, मैं उसे ये जैकेट खुद वापस कर दूंगा। चलो अब चलते हैं। सॉन्ग को यहाँ पर काफी बुरा लगता है। रात को यांग अब भी कंपनी में काम कर रहा था,
जेसिका भी वहीं पर बैठी थी। सॉन्ग जेसिका से बोलती है, मुझे लगा था कि आप अपने फियांसे की मदद करने के लिए यहाँ पर हो। जेसिका कहती है कि मैं तो बस यांग को सुपरवाइज कर सकती हूँ और तुम इतनी रात तक काम कर रही हो, तुम सच में काफी हार्ड वर्किंग हो। फिर वो सॉन्ग की तरफ देखकर स्माइल करती है। सॉन्ग यांग के पास आकर कहती है, काम कैसा चल रहा है? यांग बोलता है, बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सॉन्ग कहती है, जो सबसे ज्यादा अच्छी बोली लगाएगा उसे ही चूज किया जाएगा। इस बात को सुनकर यांग कहता है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं ये काम तुम्हें देता हूँ। सॉन्ग जोनाथन से बोलती है, सच में ये यांग कितना कामचोर है, मैं तो मिस कर रही हूँ कि पास्ट में ये कितना हार्ड वर्किंग हो गया था। जोनाथन कहता है, लोग तब बदल जाते हैं जब उनके पास प्यार करने के लिए एक पर्सन होता है। सॉन्ग टेबल पर शाओ के पेन को देखती है। वो उसे पहचान कर कहती है, ये तो शाओ का पेन है। यांग सॉन्ग से उस पेन को लेकर कहता है, ये मेरा पेन है। जेसिका भी ये सब देख रही थी। सॉन्ग अब उस बात को याद करती है जब उसने शाओ के घर पर यांग का कोट देखा था। उसी वक्त जेसिका यांग से बोलती है कि मुझे कॉफी पीनी है। इसके बाद हम यांग को घर पर कप नूडल्स खाते हुए फाइल रीड करते हुए देखते हैं। जेसिका उससे वो फाइल लेकर कहती है, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? शाओ के लिए। तुम जितना भी हार्ड वर्क कर लो वो तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर नहीं है। यांग जेसिका से बोलता है कि हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, हम दोनों को सेम इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, मुझे लगा था कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। जेसिका यांग से बोलती है, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि मुझे तुमसे प्यार भी हो सकता है? ये सुनकर यांग कुछ नहीं बोलता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह हम डोंग के भेजे हुए लड़के को देखते हैं जो एक कार चलाते हुए उससे यांग का पीछा कर रहा था। यांग किसी से बात करते हुए रोड क्रॉस कर रहा था। वो लड़का यांग की तरफ तेज स्पीड में गाड़ी बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ पानी लेकर आ रहा था, उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। वो डोर की तरफ देखता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।